बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 केमिकल काइनेटिक्स, इसका पार्ट 3 जो है वो हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। क्विक रिव्यू कर लें पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पार्ट 1 के अंदर क्विकली हमने क्या देखा, हमारा चीज़ तो फोकस इसी चीज़ के ऊपर होता है कि भाई आप जवाब देने के काबिल हो जाएं, आपसे कोई पूछता है तो। और जो बच्चे कंटिन्यू वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पे आ गए होंगे वो तो पक ही गए होंगे, बोलेंगे सर जहन में पक्का ही बैठ गया, आपके बता इतनी दफ़ा आपने बताया है कि याद ही हो गया। केमिकल काइनेटिक्स कोई पूछता है, पहला सवाल क्या है भाई? केमिस्ट्री की ब्रांच है। क्या करते हैं हम इसके अंदर? स्पीड को स्टडी करते हैं। किस चीज़ की स्पीड को स्टडी करते हैं? केमिकल रिएक्शंस की स्पीड को स्टडी करते हैं। कुछ केमिकल रिएक्शंस बहुत तेज़ होते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शन स्लो होते हैं, ये वजह है। फिर इसी स्पीड को एक दूसरे वर्ड से कनेक्ट किया मैंने, रेट। जब आपसे पूछा जाए रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन तो इनडायरेक्ट वे में आपसे यही पूछा जा रहा है कि स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो जब भी स्पीड रेट की बात आए, समझ जाइए स्पीड की बात हो रही है। फिर हमने इस चीज़ को डिस्कस किया फैक्टर्स को, कि वो वजूहात क्या हैं, वो अवामिल क्या हैं जिसकी वजह से एक केमिकल रिएक्शन जो है वो तेज़ हो रहा है और दूसरा केमिकल रिएक्शन जो है वो स्लो हो रहा है। तो एक फैक्टर जिसको हमने डिस्कस किया अभी तक वो हमारे पास क्या है? कंसंट्रेशन। फिर ये कंसंट्रेशन वर्ड, इसको डिस्कस किया कि भाई ये बड़ा मुश्किल है, बच्चों इतना आता है ये और बच्चे बोलते हैं पता नहीं क्या मुसीबत है। कुछ भी नहीं है भाई, कंसंट्रेशन का मतलब होता है मिकदार, क्वांटिटी आपसे ये पूछी जा रही है। तो मिकदार आप बढ़ा देंगे तो रेट या स्पीड केमिकल रिएक्शन की बढ़ जाएगी। किस चीज़ की मिकदार बढ़ा देंगे, किस चीज़ की कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे? रिएक्टेंट्स की। क्या दोनों की बढ़ा दें? आप एक की बढ़ा दें तब भी जो है वो केमिकल रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी, रेट उसका बढ़ जाएगा। या दूसरे रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दें तब भी जो है वो केमिकल रिएक्शन की स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी, उसका रेट जो है वो बढ़ जाएगा। या आप दोनों की कंसंट्रेशन बढ़ा दें तब भी जो है वो क्या होगा? केमिकल रिएक्शन के का रेट, केमिकल रिएक्शन की स्पीड जो है उसमें इजाफा हो जाएगा। इसी को पीछे करें तो कंसंट्रेशन को, मिकदार को अगर आप कम करेंगे रिएक्टेंट्स की तो इसका इन्वर्स इफेक्ट पड़ेगा। कि तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर आप कंसंट्रेशन, मिकदार को, क्वांटिटी को बढ़ा देंगे रिएक्टेंट्स की, किसी भी एक की या दोनों की, तो क्या होगा? इससे रेट बढ़ जाएगा केमिकल रिएक्शन का और जो है उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। इसके अलावा पिछली वीडियोस के अंदर हमने फिर पार्ट 2 के अंदर जिस चीज़ को देखा वो हमने देखा रेट लॉ को और रेट लॉ एक्सप्रेशन, जो आपकी बुक के मुताबिक हेडिंग्स चल रही हैं। दूसरी हेडिंग फिर हमने देखी थी रेट लॉ, कि ये रेट लॉ क्या है, और रेट एक्सप्रेशन जो है ये क्या है। रेट लॉ को हमने देखा कि ये रेट लॉ आपसे बोलता क्या है। ये रेट लॉ आपसे इतनी सी बात करता है कि अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे रिएक्टेंट की तो क्या होगा? उसका रेट भी बढ़ जाएगा। ये है सिंपल सा रेट लॉ। अब यहाँ पर इसी रेट लॉ में एक और इजाफा फिर मैंने करके आपको बताया था, क्योंकि रिएक्टेंट ज़रूरी नहीं है कि एक हो। अगर 2 रिएक्टेंट हैं, 3 रिएक्टेंट हैं, 4 रिएक्टेंट हैं, तब क्या किया जाए? तो ये रेट लॉ क्या कहेगा? ये रेट लॉ फिर ये कहता है कि भाई आप प्रोडक्ट ले लें कंसंट्रेशंस का। जितने भी रिएक्टेंट हैं ए, बी, सी, डी, सारे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट ले लें। तो अब ये रेट लॉ ये कहता है कि जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट होगी कंसंट्रेशन, जितने ज़्यादा प्रोडक्ट होगी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन की, जितना ज़्यादा प्रोडक्ट होगा रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन का, उतनी ही ज़्यादा जो है वो रेट होगा केमिकल रिएक्शन का, उतना ही ज़्यादा स्पीड होगी केमिकल रिएक्शन की। इसके अलावा पिछली वीडियो के अंदर फिर हमने एक एग्जाम्पल भी की थी 9.1 और सेल्फ असेसमेंट भी किया था पार्ट 2 के अंदर। अब ये पार्ट 3 जो है, अगर आपको याद हो पार्ट 2 के अंदर मैंने आखिर में एक बात की थी, जैसे कि ये रेट लॉ है, रेट लॉ है, कौन सा वाला? ये आर जो है वो रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इज इक्वल टू के। फिर ये के को भी मैंने बताया था, और ये ए है, इसके ऊपर ये एक्स है, और ये बी है, और इसके ऊपर ये वाई है। एक एक चीज़ को मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर आप रेट या स्पीड फाइंड आउट करना चाहते हैं
किसी भी केमिकल रिएक्शन की तो एक फार्मूला आपके पास होना चाहिए। ये रहा भाई फार्मूला आपके पास, ये आ गया। इस फार्मूले में आर जो है वो रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, के जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहलाता है। इसके ऊपर भी और इसके यूनिट्स के ऊपर भी पिछली वीडियो के अंदर मैंने तफसील से बात की थी और ये बात क्लियर की थी कि ये कांस्टेंट जो घूम फिर के आ जाता है फिज़िक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, कांस्टेंट 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 ये बड़ा आ जाता है। ये क्या है, इसको मैंने पार्ट 2 के अंदर तफसील से एग्जाम्पल्स देके समझाया है कि इसको समझें, ये बड़ी मज़े की चीज़ है। ये आपको पता लग गया तो मसला ही हल हो जाता है फिर आपका। तो ये रेट लॉ है और ये रेट एक्सप्रेशन है, रेट इक्वेशन है, रेट फार्मूला है। देखें, सवाल को समझना ही तो बड़ा मुश्किल काम है। आपसे एग्ज़ाम में अगर पूछ लिया जाए भाई रेट लॉ की एक्सप्रेशन बता दें, अब आप परेशान हो जाएंगे, पता नहीं क्या पूछ रहा है भाई। भाई आपसे ये फार्मूला ही पूछ रहा है, ये इक्वेशन ही पूछ रहा है, एक्सप्रेशन का मतलब यहाँ पर यही है। समझ आ गई बात? या यही बात आपसे दूसरे लफ्ज़ों में वो कह देता है कि मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें रेट लॉ को, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें रेट लॉ को। तो बात उसने अब भी वही कही है कि ये फार्मूला, ये इक्वेशन, ये एक्सप्रेशन। या फिर वो आपसे एक और तरीके से बोलता है कि डिराइव करें रेट लॉ को, डिराइव करें रेट लॉ को। तो घूम फिर के बात इसी फार्मूले पे आके ख़त्म होती है। अच्छा, यहाँ पर अब आज जो हमारा टॉपिक है वो पिछली वीडियो में हमने इसको डिस्कस नहीं किया था। ये था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड इट्स डिटर्मिनेशन, एंड इट्स डिटर्मिनेशन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड इट्स डिटर्मिनेशन, ये है हमारा आज का टॉपिक। इसमें एग्जाम्पल भी 9.2 हम देखेंगे। अगर आपको केमिकल इक्विलिब्रियम याद है ना, तो केमिकल इक्विलिब्रियम की जो एक्सप्रेशन है, जो इक्वेशन है, वो आपको याद होगी। तो वो किस किस्म की है? केसी वाली। केसी के अंदर ये केसी है और ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, यहाँ पर ये सी है और यहाँ पर ये डी है और यहाँ पर ये ए है और यहाँ पर ये बी है, ऐसे ही कुछ है। और यहाँ पर सी के ऊपर छोटा सा सी, डी के ऊपर छोटा सा डी, ए के ऊपर छोटा सा ए, बी के ऊपर छोटा सा बी। ये क्या बता रहे हैं? ये सी, डी, ए, बी, ये जो छोटे वाले हैं, ये बोल आपको पता होगा कि ये क्या बता रहे हैं। इक्वेशन के अंदर जो नंबर्स हैं, जैसे कि ये हमारे पास a प्लस बी रिवर्सिबल रिएक्शन, c प्लस डी। इक्वेशन के अंदर जो नंबर है, इसके साथ 2 लिखा हुआ है, इसके साथ 3 लिखा हुआ है, ये कोफिशिएंट्स जो हैं, इसके साथ 4 लिखा हुआ है। मिसाल के तौर पर मैं इक्वेशन बैलेंस नहीं कर रहा अभी, इसके साथ 2 लिखा हुआ है। तो ये जो कोफिशिएंट्स हैं यही यहाँ पर आते हैं इस सी, डी, ए, बी की जगह पर केमिकल इक्विलिब्रियम में। लेकिन ध्यान रखिएगा, रेट लॉ के अंदर, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, जब इस किस्म की शक्ल आपको नज़र आ रही है, उसमें ये x और y आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर x और y का मतलब इक्वेशन के ये कोफिशिएंट्स हैं। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जी। ये रेट लॉ के अंदर ये x और y जो हैं, इनकी वैल्यू डिटरमाइन की जाती है एक्सपेरिमेंटली, तजुर्बा करके। जब आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तब जाके आपको इनकी वैल्यू पता करनी पड़ती है। आपको कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना, एक्सपेरिमेंट्स हो चुके और आपको एग्जाम्पल में वो बाकायदा इनकी वैल्यू देगा, इनकी वैल्यू आपको देगा। खैर, इनकी वैल्यू तो नहीं देगा, हाँ आपको डेटा देगा, आपको डेटा देगा। आपको एक्सपेरिमेंट्स के अंदर ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ये है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ये है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी। तो इसकी भी कंसंट्रेशन वो आपको देगा, इसकी भी कंसंट्रेशन वो आपको देगा, पूरा डेटा देगा। हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि इन कंसंट्रेशंस की मदद से आप कैसे जो है एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या कहा मैंने? कि वो आपको x और y की वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि अब तो मैंने बता दिया है ना कि भाई अगर वो आपको इक्वेशन ये दे भी देता है, इसमें ये कोफिशिएंट्स लिखे हुए भी हैं, तब भी केमिकल काइनेटिक्स के अंदर इन कोफिशिएंट्स की अहमियत नहीं है। इनका मतलब ये बिल्कुल नहीं है जैसा कि केमिकल इक्विलिब्रियम में होता है।
तो आपको फिर x और y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका तरीका मैं आपको बताऊंगा, और a और b की कंसंट्रेशन की मदद से आप जो है x और y इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। अब ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अब ज़रा टाइप्स भी सुन लीजिएगा, नोट कर लें इस चीज़ को, मैं बताता हूँ आपको। ये जो रेट लॉ है इसकी भी 2 टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं। मिसाल के तौर पर एक a प्लस b और ये ए बी, इसके साथ x लिखा हुआ है, इसके साथ y लिखा हुआ है। एक सिंपल सी इक्वेशन आपके सामने मैंने रख दी है, ठीक है भाई। अब देखें रेट लॉ, टाइप्स ऑफ रेट लॉ नोट कर लें, टाइप्स ऑफ रेट लॉ पहले तो ये देख लें, फिर आपको टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखवाऊंगा। तो 3 टाइप्स हैं, 3 टाइप्स होती हैं इसकी। ज़रा ध्यान से देखिएगा कि वो आपसे कौन सी टाइप का रेट लॉ जो है वो पूछ रहा है। एक हमारे पास है रेट लॉ ऑफ ए। देखा, मैंने इसीलिए कहा है कि ये इक्वेशन को सामने देखें। ये इक्वेशन हमारी बता रही है कि इसमें 2 रिएक्टेंट हैं। हो सकता है इक्वेशन जो आपको दी जाए उसमें एक ही रिएक्टेंट हो सकता है जो इक्वेशन आपको दी जाए उसमें 3 रिएक्टेंट हों, 4 रिएक्टेंट हों। तो ये बात जहन में रखिएगा, इस इक्वेशन के मुताबिक, इस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक इसमें 2 रिएक्टेंट हैं। यहाँ पर मैं 2 ही टाइप्स बना रहा हूँ। एक है रेट लॉ ऑफ ए, ठीक है, और दूसरा है रेट लॉ ऑफ बी। सपोज करते हैं कि अगर यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी 3 रिएक्टेंट हैं तो ये प्रोडक्ट बनेगी ए बी सी। तो ऑटोमेटिकली अब रेट लॉ की जो टाइप्स हैं वो 3 के बजाय कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे रेट लॉ ऑफ सी, इसके साथ इसको एक्स वाई जेड कर दिया, इसको एक्स कर दिया, इसको वाई कर दिया, इसको जेड कर लें, ठीक है। तो हम इसके मुताबिक अगर चलते हैं तो सिर्फ अभी हमारे पास 2 ही जो हो रिएक्टेंट हैं, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। अब जब 2 ये हो गई, अब तीसरी टाइप रेट लॉ की क्या होगी, तीसरी टाइप रेट लॉ की इन दोनों का प्रोडक्ट होगी। जैसे कि इसको हम कहेंगे ओवरऑल रेट लॉ। बार बार समझा रहा हूँ, गड़बड़ मत कीजिएगा। ओवरऑल रेट लॉ अगर वो बोल रहा है, उसका मतलब सिर्फ इतना सा है ये कि इन दोनों की कंसंट्रेशंस का प्रोडक्ट। तो जब आपसे रेट लॉ पूछा जाए तो आप अपने टीचर से पूछिएगा कि सर आप किसी इंडिविजुअल रिएक्टेंट का रेट लॉ पूछ रहे हैं या फिर आप ओवरऑल रेट लॉ पूछ रहे हैं। क्योंकि ओवरऑल रेट लॉ का मतलब ये है कि जितने भी रिएक्टेंट हैं उन सब की प्रोडक्ट। एक रिएक्टेंट है तो ओवरऑल रेट लॉ एक ही होगा। 2 रिएक्टेंट हैं तो ओवरऑल रेट लॉ जो है ए और बी की प्रोडक्ट होगी। अगर 3 रिएक्टेंट हैं 3 रिएक्टेंट हैं तो ओवरऑल रेट लॉ ए बी सी की प्रोडक्ट होगी। क्लियर हो गई ये बात? अगर नहीं क्लियर हुई तो वीडियो को बैक करके दोबारा मेरी बात को समझें। तो ये ज़रा प्रॉब्लम जब मिले, आपको एग्जाम्पल मिले या क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो फिर आप क्लियर करें ज़रा कि रेट लॉ पूछा जा रहा है तो भाई किसका, ओवरऑल रेट लॉ पूछा जा रहा है जो कि इनका रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट है, या फिर इंडिविजुअल रेट लॉ पूछा जा रहा है। अब इन्हीं को मैं रेट लॉ की जगह पे अगर सिर्फ आर लिख दूं, आर, तो कोई मसला तो नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इसकी जगह पर भी अगर मैं आर लिख दूं तो कोई मसला तो नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अगर इसकी जगह पर भी मैं आर लिख दूं, ओवरऑल का वर्ड छोड़ देता हूं, या चलें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी में अभी नहीं लगा रहा, इसीलिए साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगा रहा हूँ मैं रेट कांस्टेंट जो है या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट जो है
या प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो k है वो तो जब ही आएगा जब यहाँ पर हमारे पास ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म होगा। अब इसको ज़रा मतलब तो दें आप, मायने तो दें कि इसका मतलब क्या बन रहा है। ये जब आपको समझ में आ जाएगा ना तो आपको ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेकंड का काम है, समझ में आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन, अगर रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन आप बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ जाएगी? स्पीड ऑफ द रिएक्शन बढ़ जाएगी। यहाँ पर आप ये बता रहे हैं कि अगर आप बी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो स्पीड ऑफ द रिएक्शन या क्या है, रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ जाएगा। तीसरी बात आपको यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर आप ए और बी के कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट को बढ़ाएंगे तो स्पीड ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ जाएगा। समझ में आ गई भाई ये बात? अब चलते हैं, ये तीसरा वाला याद रखिएगा, ये ओवरऑल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर अगर के का इंट्रोड्यूस यहाँ कराते हैं तो फिर ये ख़त्म हो जाएगा और इसकी जगह पर ये आ गया के, ये भी ख़त्म हो जाएगा। इसकी जगह पर इक्वल का साइन और ये के आ गया, ये भी ख़त्म हो जाएगा और इसकी जगह पर ये इक्वल का साइन और ये के आ जाएगा। तो जब भी आपसे रेट लॉ पूछा जाए तो आप ये चेक करें कि रेट लॉ क्या इंडिविजुअल रिएक्टेंट का है या ओवरऑल का है। ठीक है भाई। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इनको भी देख लें। अब आप बोल रहे होंगे सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो बताया नहीं, आप टाइप्स बता रहे हैं। बताता हूँ, भी आ जाएगा, टेंशन नहीं लें। टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन की टाइप्स कितनी है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वही है सब कुछ। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्टेंट ए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्टेंट ऑफ बी, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर, अब ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात की है तो मतलब ए और बी दोनों को लेना पड़ेगा। तो अभी मैंने आपको ये नहीं बताया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, अभी आपको सिर्फ इतना बताया है कि जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का आपसे बोला जाए कि भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए, या लिखा हुआ आपके पास आता है तो ध्यान से पढ़िए, या फिर जो भी आपसे पूछ रहा है तो आप उससे क्लियर करें कि सर आप जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक रिएक्टेंट का पूछ रहे हैं, आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दूसरे रिएक्टेंट का पूछ रहे हैं, या आप ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन बार बार ये बात बता रहा हूँ, इक्वेशन हमारे पास ये है, इसको मत भूलिएगा, ये इक्वेशन है, इसके मुताबिक हम चल रहे हैं। अब यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर ए, ऐसा भी हो सकता है कि कोई रिएक्शन आपको ऐसा मिले, केमिकल इक्वेशन आपको ऐसी मिले जिसमें एक ही रिएक्टेंट हो सकता है कोई इक्वेशन आपको ऐसी मिले जिसमें दो रिएक्टेंट हो सकता है कोई इक्वेशन आपको ऐसी मिले जिसमें तीन रिएक्टेंट हों। तो ये देखें, ये तादाद आगे पीछे होती रहेगी। अगर एक रिएक्टेंट है, सपोज करें ए ही है, तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर ए हो जाएगा और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर ए ही होगा, मतलब ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी ए होगा और इंडिविजुअल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर ए वो भी वही होगा। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट ही एक है भाई। अगर रिएक्टेंट दो हैं तो अब यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर ए अलग होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर बी अलग होगा और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर ए और बी वो अलग निकलेगा। क्लियर हो गई ये बात? अच्छी तरह ज़हननशीन कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो तीन टाइप्स आपके पास इस इक्वेशन के मुताबिक रेट लॉ की भी आ गई हैं, ठीक है, और तीन टाइप्स आपके पास इस इक्वेशन के मुताबिक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की भी आ गई। अब ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं पहले हम। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन?
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सम और नॉट अ सम, नॉट अ सम। दो वर्ड को ज़हन नशीन कर लें। जब भी आपसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा जाए तो इसका मतलब सम भी हो सकता है, मतलब जमा, और इसका दूसरा मतलब भी हो सकता है नॉट अ सम, कोई भी जमा नहीं। क्यों सर, ऐसी क्या बात है? इक्वेशन, आपको इक्वेशन ये दी गई है, ए एक्स, ए के साथ ये एक्स छोटा सा लगा हुआ है, और इससे जो है वो दो प्रोडक्ट बन रही हैं, सी और डी। इसके साथ ये वाई आ गया और इसके साथ ये जेड आ गया। अब इस इक्वेशन को देखें, इस इक्वेशन को देखें, ये इक्वेशन बताएगी आपको, ये जो इक्वेशन है इसमें एक ही रिएक्टेंट है, एक ही रिएक्टेंट है। अब यहाँ पर सम की बात यहाँ पर चलेगी? नहीं, सम की बात यहाँ पर नहीं चलेगी। क्यों? सम का मतलब ही होता है जमा। 2 + 1 = 3। ये 3 जो है वो क्या है? मैथमेटिक्स की टर्म्स को समझिए। जब हम कहते हैं ना सम, तो उसका मतलब होता है रिजल्ट ऑफ एडिशन। जब हम कहते हैं ना प्रोडक्ट, तो उसका मतलब होता है रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो जब मैं कह रहा हूँ सम, तो इसका मतलब कुछ चीज़ें ऐड की जा रही हैं, और जब यहाँ पर चीज़ ही एक हो, रिएक्टेंट ही एक हो, तो सम क्या होगा भाई? कुछ भी सम नहीं होगा। और अगर यहाँ पर रिएक्टेंट हमारे पास दो हों, अब यहाँ पर सम का कॉन्सेप्ट चलेगा। इस इक्वेशन में सम का कॉन्सेप्ट चलेगा और इस इक्वेशन में सम का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। अब सम अगर हम इस इक्वेशन में लेते हैं इसको, तो इसमें सम का कॉन्सेप्ट चलेगा। इसको, अब मैं इसको लिख रहा हूँ, इसको नहीं लिख रहा मैं, ठीक है भाई। अब डेफिनेशन जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, ये इक्वेशन दोबारा लिख लूँ, ax + yb = c। अब ये है सम ऑफ x एंड y। सम ऑफ x एंड y इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सम ऑफ x एंड y इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब आपका जहन फ़ौरन किस साइड पे जाएगा कि x और y तो कोफिशेंट हैं, इनका सम कर देते हैं। मिसाल के तौर पर 2HCl + 6 सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इससे जो भी चीज़ें बनी उसको अभी मतलब नहीं है। तो इसी में अगर आप देखेंगे तो आपको ये मिल गया x और ये मिल गया y। तो आपने बड़े मज़े से क्या किया, x + y और 2 + 6 = 8। गलत हो गया, ये गलत हो गया भाई, नहीं होगा ऐसे। x और y नो डाउट यहाँ पर इक्वेशन में इसको रिप्रेजेंट तो कर रहे हैं, कोफिशेंट्स को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन ये आपको ख़ुद फाइंड आउट करना पड़ता है। इक्वेशन में जो आपको ये कोफिशेंट्स नज़र आ रहे हों, उनसे ज़रूरी नहीं है कि आपका इनका सम जो है, इनका सम जो आपने निकाला ये 8, यही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो, यही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो, ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सम ज़रूर है, क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट दो हैं, तो सम वाली बात बिल्कुल सही है, जमा तो है x और y का, लेकिन ये x और y आपको फाइंड आउट करने पड़ते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं इसको, अब हम इसको करते हैं, अब हम इसको करते हैं सम ऑफ x y। इसके लिए हमें डेटा चाहिए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हाँ भाई डेटा आ जाओ, ये आ गया, ये आ गया डेटा। अब यहाँ पर इक्वेशन देख लीजिए कौन सी हमारे पास, ये इक्वेशन a y b और इससे बन गया c, ये इक्वेशन आ गई। इक्वेशन को लाजमी सामने देखा कर। अब ये टेबल जो बोल रहा है कि ये ax जो है, ax जो है, आप इसकी कंसंट्रेशन ले रहे हैं शुरू में, ये बीकर है, ठीक है, और इस बीकर के अंदर आपने पानी ले लिया। पानी लेने के बाद आपने इसके अंदर a को डाला, इसको ax को,
और फिर आपने इसी में ए वाई को भी डाल दिया, बी वाई को, और फिर क्या हुआ, ए एक्स और बी वाई ने केमिकल रिएक्शन शुरू किया, जिसके नतीजे में इसी पानी के अंदर सी बन गया। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये पहला बीकर है। अब यहाँ पर जो आपने ए एक्स की कंसंट्रेशन ली है ना, ए एक्स की कंसंट्रेशन वो कितनी ली है भाई आपने ली है 0.100, और बी वाई की जो आपने कंसंट्रेशन ली है ना, वो आपने ली है 0.0050। ठीक है, ये आपने ली है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है जो अभी आपने डाला है। ए एक्स आपने 0.100 मोल्स ये डाला है, और बी जो आपने डाला है वो कितना डाला है 0.0050। ठीक है भाई, अब ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो सी बनेगा। इस सी की कोई ना कोई क्वांटिटी तो होगी, कंसंट्रेशन तो होगी। जब इन दोनों की कंसंट्रेशन है तो ऑब्वियस सी बात है ये मिलेंगे आपस में, सी बनेगा, उसकी कंसंट्रेशन होगी। कितनी कंसंट्रेशन है 1.25 इंटू 10⁻⁻⁴ ये कंसंट्रेशन है इस सी की। ठीक हो गया। अब आप क्या कर रहे हैं, आप एक और बीकर ले रहे हैं, दूसरा बीकर, उसके अंदर भी आपने क्या करना है, उसमें आपने ए को रखना है और बी को रखना है और सी बनेगा इसमें भी। लेकिन अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ आप कंसंट्रेशन इनकी चेंज कर देंगे। आपने जो ए की कंसंट्रेशन पहले जो है वो इतनी रखी थी, अब ये जो दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आप, एक्सपेरिमेंट 2, इसके अंदर कंसंट्रेशन जो आप रखेंगे ए की वो कितनी रखेंगे 0.20। मतलब इस दूसरे केस के अंदर अब आपको पता लगेगा कि जब आप कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं, यहाँ से इतनी कंसंट्रेशन अब इसमें ले रहे हैं दूसरे बीकर में, और ये जो बी है इसकी कंसंट्रेशन में कोई चेंजेस कर रहे हैं नहीं, इसकी कंसंट्रेशन में आप कोई चेंजेस नहीं कर रहे, इसको इसी तरह रहने दे रहे हैं, इसको इसी तरह रहने दे रहे हैं। अब क्या होगा यहाँ पर, ऑब्वियस सी बात है, जब ए एक्स और बी वाई अब मिलेंगे तो सी बनेगा। अब आप ज़रा चेक कीजिएगा कि आपने कंसंट्रेशन को क्या किया है, आपने कंसंट्रेशन को डबल किया है। ए एक्स की कंसंट्रेशन को आपने डबल किया है, डबल किया है ना, ये देखें 0.100 0.200, आपने सिर्फ ए एक्स की कंसंट्रेशन को डबल किया और बी वाई की कंसंट्रेशन को आपने कुछ भी नहीं छेड़ा, उसको आपने वैसे ही रहने दिया इस बीकर के अंदर। अब आप रिज़ल्ट चेक करना चाहते हैं, इसका रिज़ल्ट जो आएगा आपके सामने वो आएगा 2.50 आगे इंटू 10⁻⁻⁴ भी लिखा है, लेकिन मैं फ़िलहाल वो नहीं लिख रहा, आसान सिंपल कर रहा हूँ इसको। ठीक है भाई, तो चेंज क्या आया इस सी में, जो सी यहाँ पर बना है इसमें चेंज क्या आया देखें। पहले कितना था 1.25, 1.25 का डबल क्या होगा 2.50, 1.25 का डबल क्या होगा 2.50। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों रिएक्टेंट में से एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जब आपने डबल की तो रेट जो है आपके सामने डबल आया, डबल रेट। इसको हम कहते हैं कि ए एक्स जो है डबल ऑन डबल, डबल ऑन डबल, कि कंसंट्रेशन ए एक्स की डबल करने पर रेट भी डबल हो गया ना। यहाँ आपने कितना लिया शुरू में इस वाले बीकर में 0.100, ठीक है। बी वाई को कितना लिया है यहाँ पर 0.0050, कितना सी बना है यहाँ पर 1.25। अब जब दूसरा बीकर लेके आपने इसकी मिकदार को डबल कर दिया, इसकी मिकदार को बिल्कुल कुछ नहीं छेड़ा, तो आपने देखा कि रिज़ल्ट क्या निकला है, रिज़ल्ट डबल निकला है। 1.25 था 2.5 हो गया, तो ये डबल रिज़ल्ट मिला है आपको। और याद रखिए जब भी आपको डबल ऑन डबल रिज़ल्ट मिलता है, इसको लिख लें अपने पास, इसको लिख लें अपने पास,
इसको लिख लें अपने पास। डबल ऑन डबल रिज़ल्ट जब आपको मिलता है तो ए एक्स के अंदर x जो है ये 1 के बराबर होता है। नोट कर लें, नोट कर लें, नोट कर लें, नोट कर लें। जब भी ए एक्स डबल ऑन डबल होगा, ए एक्स को आप डबल कर रहे हैं और उससे डबल आपको रिज़ल्ट मिल रहा है, तो ए एक्स के अंदर जो x है वो क्या होगा 1। तो आपने क्या फाइंड आउट कर लिया पता है आपको? आपने पहली चीज़ फाइंड आउट कर ली, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर ए एक्स, इसको इस तरह से करते हैं, फॉर ए, इसके ऊपर ये x, फिर x इज इक्वल टू 1। अब ये आपने जो और 3 हमने टाइप्स देखी थी ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर ए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर बी, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो आपको ए का मिल गया इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 1। नोट कर लें इसको अपने पास। अब इसी के नीचे अब हम एक और केस देखते हैं, इसको नोट कर लें, मैं इसको मिटाऊंगा क्योंकि अब हम जो चेंजेस करेंगे वो इसमें नहीं करेंगे, अब हम चेंजेस करेंगे। एक तीसरा बीकर लेंगे, तीसरा बीकर लेंगे। इस तीसरे बीकर के अंदर हम ए एक्स जो है इसकी कंसंट्रेशन तो वही रहने देंगे, तीसरे बीकर के अंदर ए एक्स की कंसंट्रेशन हम वही रहने देंगे। कितनी? ए एक्स की कंसंट्रेशन को नहीं छेड़ेंगे, 0.100 ए एक्स की। तीसरा बीकर ये रहा, इसमें ए एक्स की कंसंट्रेशन को नहीं छेड़ रहे। बी वाई की कंसंट्रेशन जो है अब हम इसको डबल करेंगे, बी वाई की कंसंट्रेशन। तो अगर हम इसको डबल करेंगे बी वाई की कंसंट्रेशन को, तो ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 0.010। आप कैलकुलेटर पे चेक करके देख लें भले। 0.0050 को प्लस करें 0.0050, आपके पास जवाब आएगा 0.010। तो अब आपने क्या किया है? आपने वही काम किया है जो इस वाले केस में आपने ए के साथ किया था कि ए की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया था। अब इस तीसरे केस के अंदर आप ए की कंसंट्रेशन को नहीं छेड़ रहे, बी की कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास बी एक्स जो है इसको हम चेक करेंगे क्या ये भी डबल ऑन डबल होगा। अब इसका रिज़ल्ट देखते हैं। अब यहाँ पर जो सी बनेगा इसका रिज़ल्ट जो है वो आप देखें 5.0। ये क्या है आपको पता है? ये डबल नहीं है, ना 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 ना, ये डबल नहीं है, ये 4 टाइम्स है। तो हम कहेंगे 4 टाइम्स ऑन डबल। बी एक्स को हम क्या कहेंगे? 4 टाइम्स ऑन डबल। कि बी एक्स को जब आपने डबल किया तो रिज़ल्ट आपको क्या मिला? 4 टाइम्स, 4 गुना आपको ज़्यादा मिला। तो यहाँ पर बी एक्स जो है, और जब भी आपके पास 4 टाइम्स रिज़ल्ट मिलता है, याद रख लीजिए डबल करने पर, तो आपके पास जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो 2 होता है। तो आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मैं थोड़ा मिटाऊं इसको, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर बी, इस केस के अंदर जो आपने देखा वो आपने कितना देखा? y इज इक्वल टू 2। अब चलते हैं ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसमें आपने क्या करना है? क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? सम ऑफ x एंड y। तो आपके पास x भी आ गया, आपके पास y भी आ गया। x जो है आपके पास कितना निकला है? 1। y जो है आपके पास कितना निकला है? 2। तो 1 + 2 इज इक्वल टू 3। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अब इसको हम कहेंगे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर x एंड y इज इक्वल टू 3।
ये आपके पास आया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर ए, ये आपके पास आया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर बी, ये आपके पास आया ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ ए एक्स एंड वाई। ये कितना निकला आपके पास? 3 आ गया। अब आपने क्या नोट किया? अब ज़रा तसल्ली से मेरी बात सुनिए। आपने इस चीज़ को नोट किया कि यार कंसंट्रेशन ए और बी की, ज़रूरी नहीं है कि दोनों की आप कंसंट्रेशन बढ़ाएं तो रेट बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी केमिकल रिएक्शन की, ठीक है। आप किसी एक की कंसंट्रेशन बढ़ा के ज़रा चेक करें कि स्पीड कितनी बढ़ी है। मुझे कैसे पता स्पीड बढ़ गई? भाई प्रोडक्ट नहीं देखी आपने? शुरू में जब पहला बीकर लिया गया था तब ए और बी की जो कंसंट्रेशन ली गई थी उसके ऊपर जो आपको रिज़ल्ट मिला था ना, वो कितना मिला था? वो मिला था आपको 2.5, 1.25 ये रिज़ल्ट मिला था आपको, जो पहले बीकर में आपने इनको रिएक्ट कराया था। अब जब आपने दूसरे केस के अंदर, दूसरे बीकर के अंदर ए एक्स को की कंसंट्रेशन को डबल किया तो आपने रिज़ल्ट देखा कि रिज़ल्ट डबल हो गया। कितना डबल हो गया? ये हो गया 2.50। और तीसरे बीकर के अंदर अब आपने ए एक्स को नहीं छेड़ा, बी एक्स की कंसंट्रेशन को भी डबल किया। दोनों केसेस में ए एक्स को भी आपने डबल किया, बी एक्स को भी आपने डबल किया। तो ये रिएक्टेंट्स की बात होती है। कुछ रिएक्टेंट ऐसे होते हैं जिनकी कंसंट्रेशन डबल करने पे आपको 4 टाइम्स रिजल्ट मिलता है, और कुछ रिएक्टेंट ऐसे होते हैं जिनकी कंसंट्रेशन को डबल करने पे आपको 2 टाइम्स रिजल्ट मिलता है। कुछ रिएक्टेंट ऐसे होते हैं जिनकी कंसंट्रेशन को डबल करने पे आपको 3 टाइम्स रिजल्ट मिलता है। कुछ रिएक्टेंट ऐसे होते हैं जिनकी कंसंट्रेशन को डबल करने पे आपको 8 टाइम्स रिजल्ट मिलता है। समझ में आ रही है बात आपको? 3 टाइम्स मैंने गलत बोल दिया। या तो 2 टाइम्स आपको रिजल्ट मिलेगा, या तो आपको 4 टाइम्स आपको रिजल्ट मिलेगा, या तो आपको 8 टाइम्स रिजल्ट मिलेगा डबल करने पर। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक रिएक्टेंट जो है उसकी कंसंट्रेशन डबल करने पर आपको 2 टाइम्स रिजल्ट मिले। हो सकता है 4 टाइम्स रिजल्ट मिल जाए, हो सकता है 3 टाइम्स रिजल्ट, हो सकता है 8 टाइम्स जो है वो रिज़ल्ट मिल जाए, हो सकता है 16 टाइम्स रिज़ल्ट मिल जाए, 2 टाइम्स रिज़ल्ट मिल जाए, 4 टाइम्स रिज़ल्ट मिल जाए, 8 टाइम्स रिज़ल्ट मिल जाए, या 16 टाइम्स रिज़ल्ट मिल जाए डबल करने पे। पता है मैं आपको क्या बता रहा हूँ? मैं आपको आसान सी बात ही बता रहा हूँ। ये 2 है, मतलब मैंने डबल कर दिया। अगर डबल करने पे 2 टाइम्स रिज़ल्ट मिल रहा है, डबल करने पर 2 टाइम्स रिज़ल्ट मिल रहा है, तो ये क्या जवाब आएगा? 2। अगर डबल करने पर 4 टाइम्स रिज़ल्ट मिल रहा है, डबल करने पे 4 टाइम्स रिज़ल्ट मिल रहा है, तो क्या होगा? 2 2 ज़ा 4। और डबल करने पर 8 टाइम्स रिज़ल्ट मिल रहा है, और डबल करने पर 16 टाइम्स रिज़ल्ट मिल रहा है। ये देखें, 16 टाइम्स, 8 टाइम्स, 4 टाइम्स, 2 टाइम्स। तो ये वो पोजीशन है जब आपके पास 1 था, ये वो पोजीशन है जब आपके पास 2 था। बस सिर्फ यहीं तक रहें, नीचे तक नहीं आए। इस केस के अंदर हमारे पास डबल करने पर रिज़ल्ट जो है वो 2 टाइम्स मिला, और बी को डबल करने पर रिज़ल्ट जो है हमें 4 टाइम्स मिला। इस 1 को ले लें, इस 2 को ले लें, ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये y को रिप्रेजेंट कर रहा है, इन दोनों को जमा कर लें, मतलब x और y को जमा कर लें, रिज़ल्ट क्या आएगा? इनका 3 आएगा। तो ये क्या है? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो 3 मिला है आपको। 1 क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर x। 2 क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर y। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? ये भी नहीं समझ में आई तो फिर वीडियो बैक करके दोबारा सुनें। ये जो मैंने अभी मैथमेटिकली थोड़ी सी समझाने की कोशिश की है, ये आपको डिस्टर्ब कर रही होगी। तो अगर नहीं भी समझ में आई तो टेंशन नहीं लेनी, ये ना हो पिछली वाली बातें ही भूल जाएं, आप ऐसा नहीं करें, ठीक है। वीडियो बैक करके दोबारा से इसको समझें। तो ये रिज़ल्ट पे डिपेंड करता है, ये रिज़ल्ट पे डिपेंड करता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भाई क्लियर हो गया। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम डिटरमाइन कैसे करते हैं, पता कैसे करते हैं, ये भी हमने अभी देख लिया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम डिटरमाइन कैसे करते हैं। एग्जाम्पल भी करेंगे। टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ये जो हमने देखा है ना, अब हम टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्चुअली देखते हैं।
टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सा है? ये है ओवरऑल। तो क्या है? टाइप्स ऑफ ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जी जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी हो सकता है। ये क्या बात है? जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी हो सकता है, मतलब ये कि कंसंट्रेशन बढ़ाई ही नहीं और रेट बढ़ गया। ये तो बात आपने सर अभी तक बताई ही नहीं, क्या ऐसा पॉसिबल है? जी बिल्कुल ऐसा पॉसिबल। केमिकल रिएक्शंस की कुछ टाइप्स ऐसी होती हैं जिनमें केमिकल रिएक्शंस की स्पीड बढ़ जाती है, उसका रेट बढ़ जाता है, लेकिन आपने कंसंट्रेशन मिकदार के साथ रिएक्टेंट्स की कोई छेड़छाड़ नहीं की होती। ये कौन से रिएक्शन होते हैं? ये फोटो केमिकल रिएक्शंस होते हैं। सनलाइट के अंदर अल्ट्रा वायलेट लाइट ये क्या करती हैं? जब सनलाइट पड़ती है उनके ऊपर, तो सनलाइट जो है वो इतनी एनर्जी जो है वो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को दे देती है कि रिएक्टेंट के वो मॉलिक्यूल्स जो हैं अपने बॉन्ड्स को ब्रेक कर सकते हैं, अपने बॉन्ड्स को ब्रेक कर सकते हैं। तो मेन मकसद जो है वो बॉन्ड्स के ब्रेक करने का है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करने का है। क्योंकि जब तक मॉलिक्यूल्स के दरमियान, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो बॉन्ड हैं वो ब्रेक नहीं होंगे, तो न्यू मॉलिक्यूल्स मेक कैसे होंगे भाई? न्यू मॉलिक्यूल्स मेक कैसे होंगे? और न्यू मॉलिक्यूल्स मेक नहीं होंगे तो हम ये कैसे कहेंगे कि प्रोडक्ट बन गई? तो पहले हम ये बॉन्ड ब्रेक करने का काम किससे ले रहे थे? मॉलिक्यूल्स की तादाद में इजाफा करके। पहले मॉलिक्यूल्स 6 थे, फिर मॉलिक्यूल्स हमने 4 उसमें और डाल दिए रिएक्टेंट्स के। मॉलिक्यूल्स की तादाद में इजाफा हो गया, मतलब कंसंट्रेशन आपने बढ़ा दी रिएक्टेंट्स की, मतलब मॉलिक्यूल्स की तादाद आपने बढ़ा दी रिएक्टेंट्स की। उसके नतीजे में क्या हुआ? बॉन्ड ब्रेकिंग का प्रोसेस हो गया उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान, और बॉन्ड जब ब्रेक हुए तो फिर बॉन्ड मेक भी हुए, लेकिन एक नए तरीके से, नए बॉन्ड बने नए तरीके से। इसका मतलब न्यू प्रोडक्ट्स बनी। ये कैसे हुआ? इसको हम कहते हैं कोलाइजन थ्योरी। कोलाइजन वर्ड कोलाइड से निकला है, इसका मतलब होता है टकराना। पहले 4 मॉलिक्यूल्स थे, आपस में टकरा रहे थे। इनके टकराने की वजह से, इनके कोलाइड करने की वजह से इन रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड ब्रेक हो रहे थे और नए तरीके से मेक हो रहे थे और प्रोडक्ट्स बढ़ रही थी, बन रही थी। आपने क्या किया? 4 मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, आपने 6 मॉलिक्यूल्स और डाल दिए। अब जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स डालेंगे उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे, कोलाइड करेंगे। ये कोलाइजन थ्योरी कहती है कि जितने ज़्यादा कोलाइजन होगी, द नंबर ऑफ कोलाइजन जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा? बॉन्ड्स ब्रेक होंगे मॉलिक्यूल्स के, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के। और उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा? उसका रिज़ल्ट ये निकलेगा कि उतने ही ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगी, प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल बनेंगे। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये तो मॉलिक्यूल्स की तादाद में इजाफा करेंगे, कोलाइजन में इजाफा होगा, टकराव में इजाफा होगा मॉलिक्यूल्स की। तो ये कोलाइजन थ्योरी डिपेंड करती है कंसंट्रेशन के ऊपर, मिकदार के ऊपर। जब आप एक रिएक्टेंट और दूसरे रिएक्टेंट की मिकदार में इजाफा करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके मॉलिक्यूल्स में इजाफा करेंगे। मॉलिक्यूल्स में इजाफा होगा तो उनके टकराव में इजाफा होगा, टकराव में इजाफा होगा तो उनकी बॉन्ड ब्रेकिंग में इजाफा होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग में इजाफा होगा तो बॉन्ड मेकिंग में भी तो इजाफा होगा, जिससे प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनेंगी। लेकिन कुछ केमिकल रिएक्शंस की स्पीड बढ़ जाती है जिसमें रिएक्टेंट में कोई इजाफा नहीं हुआ होता, वो फोटोकेमिकल रिएक्शन कहलाते हैं। रिएक्टेंट दोनों मौजूद हैं, रिएक्टेंट ए और बी भी मौजूद है, AX + BY ये रिएक्टेंट मौजूद हैं, C बन रहा है। आपने कोई कंसंट्रेशन में इजाफा नहीं किया, X और Y में इजाफा नहीं किया, आपने क्या किया? सिर्फ ये केमिकल रिएक्शन आपने करवा दिया सनलाइट की मदद से। सनलाइट की मदद से, सनलाइट के अंदर जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है उनके अंदर इतनी एनर्जी होती है कि इन रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। अब इन मॉलिक्यूल्स को टकराने की ज़रूरत नहीं है, और टकराने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स डालने की ज़रूरत नहीं है। ये एक स्पेशल केस है। और ये कौन से केमिकल रिएक्शंस हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शंस। और फोटोकेमिकल रिएक्शंस जो होते हैं जिनमें आप कंसंट्रेशन में इजाफा नहीं करते, नोट कर लीजिए, वहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो ज़ीरो होगा, ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
क्योंकि आपने कंसंट्रेशन में तो इजाफा किया ही नहीं है रिएक्टेंट की, लेकिन प्रोडक्ट की स्पीड जो है वो बढ़ गई है, प्रोडक्ट की स्पीड जो है वो बढ़ गई। ठीक है भाई। फिर हमारे पास है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन है जिसमें ये डबल ऑन डबल वाला है, डबल ऑन डबल वाला, या फिर अगर ये डबल ऑन डबल आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो इसको कर लें 2 टाइम्स ऑन डबल, 2 टाइम्स ऑन डबल, जिसमें अभी आपने ये ए एक्स में एक्स वाली सिचुएशन देखी थी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये कहलाता है। एक ही इसमें रिएक्टेंट होता है और वो एक ही रिएक्टेंट है, उसकी कंसंट्रेशन को आप डबल करते हैं तो उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनती है उसमें 2 टाइम्स इजाफा हो जाता है, जो कि अभी हमने देखा एक्स वाले केस में। फिर हमारे पास है सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अंदर एक्स और वाई दोनों इन्वॉल्व होते हैं, ए एक्स और बी वाई दोनों इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। किस तरह से? जब ए एक्स जो है ये भी, यहाँ पर एक्स की वैल्यू भी 1 है और वाई की वैल्यू भी 1 है, और सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है इसमें यही सिचुएशन होती है, 2 टाइम्स ऑन डबल, 2 टाइम्स ऑन डबल। अब यहाँ पर जो 2 टाइम्स ऑन डबल हो रहा है इसमें आप दोनों रिएक्टेंट को डबल कर रहे हैं। ठीक है। एक्स को भी, ए की कंसंट्रेशन को भी डबल कर रहे हैं और बी की कंसंट्रेशन को भी डबल कर रहे हैं, और इसकी कंसंट्रेशन डबल करने पे आपको 2 टाइम्स जो है वो रिज़ल्ट मिल रहा है, और इसकी कंसंट्रेशन को डबल करने पे भी आपको 2 टाइम्स जो है वो रिज़ल्ट मिल रहा है। ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आ जाता है। और उसके बाद थर्ड ऑर्डर रिएक्शन जो है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ये अभी हमारा टॉपिक नहीं है थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है। बहरहाल इसके अंदर इतना बता दूं, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अंदर आपके पास x जो है वो 1 होगा तो y जो है वो 2 होगा, या x जो है वो 2 होगा, y जो है वो 1 होगा। इसको प्लस करेंगे तो जमा इसका 3 आएगा, ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। इसी तरह 4 ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है भाई। अब ज़रा इसकी एग्जाम्पल कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गई एग्जाम्पल 9.2। एग्जाम्पल 9.2, एग्जाम्पल 9.2 में बोल रहा है कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है, नाइट्रिक ऑक्साइड, इसको आप रिएक्ट करा रहे हैं ऑक्सीजन गैस के साथ। नाइट्रिक ऑक्साइड को रिएक्ट करा रहे हैं ऑक्सीजन गैस के साथ। ठीक है भाई। अब वही 3 केसेस होंगे यहाँ पर भी, तो मैं इसके लिए एक टेबल बना देता हूँ, जो कि टेबल इन्होंने बुक में भी दिया हुआ है। ये टेबल के अंदर ही सारा सब कुछ है। ये एक्सपेरिमेंट्स की तादाद है, एक्सपेरिमेंट जो किए गए हैं, जैसे मैंने भी किए थे, पहला बीकर, दूसरा बीकर और तीसरा बीकर। ठीक है। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट किया गया, ये दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया, ये तीसरा एक्सपेरिमेंट किया गया। ये हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड आ गया, उसकी कंसंट्रेशन आ गई 0.10। दूसरे एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसंट्रेशन ली 0.10, और तीसरे एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसंट्रेशन ली 0.20। ठीक है भाई। अब ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। पहले एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ली 0.10, दूसरे एक्सपेरिमेंट में हमने ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ली 0.20, और तीसरे एक्सपेरिमेंट में हमने कंसंट्रेशन जो ली है ऑक्सीजन की 0.10। अब इनके रिजल्ट्स देख लेते हैं। रेट आपको मिलेगा अब यहाँ पर, शुरू में जो रेट मिला है वो 8 × 10⁻⁻⁴
मोल पर सेकंड, मोल पर सेकंड 8 इंटू 10⁻⁻⁴। दूसरे में जो आपको रिजल्ट मिला है 16 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर सेकंड। और तीसरे में आपको रिजल्ट मिल रहा है 16 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर सेकंड। ठीक है भाई, ये उसने टेबल दे दिया, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है द इनिशियल रेट डेटा ऑब्टेन्ड इन सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। जो इनिशियल रेट डेटा, जब इनिशियल का वर्ड आए ना तो आप समझ जाइए आप फ्रेश एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक ही किए हुए एक्सपेरिमेंट के अंदर कंसंट्रेशन का इजाफा नहीं कर रहे, बल्कि आप फ्रेश एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो बोल रहा है इनिशियल रेट डेटा ऑब्टेन्ड इन अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, आपने 3 एक्सपेरिमेंट्स किए और इनिशियल रेट डेटा आपको मिल गया। वाइल, जबकि वर्किंग ऑन द ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड टू गिव नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज़ गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड है और ये ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीडेशन का रिएक्शन ये कहलाता है और उसके नतीजे में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये इसकी कंसंट्रेशन, ये रेट है उसका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। ठीक है भाई, ये डेटा उसने दे दिया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, डिटरमाइन इट्स रेट लॉ। पहली चीज़ जो बोल रहा है रेट लॉ डिटरमाइन कीजिए। दूसरी चीज़ हमसे बोल रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी डिटरमाइन कीजिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी डिटरमाइन कीजिए। अब आपके जहन में फ़ौरन ये बात आ रही होगी कि यार ये रेट लॉ पूछ रहा है, तो ये रेट लॉ जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड का पूछ रहा है या ऑक्सीजन का पूछ रहा है या फिर इन दोनों का ओवरऑल रेट लॉ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? या फिर आपके जहन में ये बात आ रही होगी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यार ये नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है या ऑक्सीजन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है या ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है। जब भी ऐसी बात हो तो ये समझ लीजिए कि ओवरऑल की बात की जा रही है। रेट लॉ जो है आपसे पूछ रहा है तो इसका मतलब ओवरऑल रेट लॉ आपसे पूछ रहा है। ये R बराबर है K और इसकी जगह पर ये हमारे पास आ गया नाइट्रिक ऑक्साइड और ये आ गया ऑक्सीजन गैस। ठीक है, इसके लिए हमने X ले लिया और इसके ऊपर हमने Y ले लिया। ठीक हो गई बात। और जब आपसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी आपसे असल में वो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है। तो आप पहले ये रेट लॉ जो है इसको फाइंड आउट कर लें। अब इसके स्टेप्स के अंदर, इसको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, स्टेप के अंदर पहला स्टेप क्या है, रेट लॉ पहले आपने फाइंड आउट करना है। रेट लॉ फॉर X, इसने दिया है रेट लॉ फॉर X A, उसने A बोला है। हम यहाँ पर जो है वो सिर्फ उसने हमसे रेट लॉ का बोला है कि रेट लॉ निकालिए, हमें कैलकुलेशन वगैरह इसमें कुछ भी नहीं करनी। अच्छा, यहाँ पर ये A को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये B को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैंने नाइट्रिक ऑक्साइड लिख दिया था, इसको हटा के मैं AB ही लिख देता हूँ आपकी एग्जाम्पल के मुताबिक। ये A हो गया और ये B हो गया। ठीक है भाई, तो ये रेट लॉ फॉर A हो गया। ठीक है, और इसके ऊपर जो है वो 1 आ गया। ठीक है, X आना चाहिए था, इसके ऊपर 1 आ गया। अच्छा, उसके बाद रेट लॉ फॉर B आ जाएगा, इसके ऊपर जो है वो भी 1 आ जाएगा। अच्छा, ओवरऑल रेट लॉ अब हम निकालेंगे, तो ओवरऑल रेट लॉ मैं ये K को हटा देता हूँ यहाँ पर, इसको भी इस तरह से लेते हैं। ओवरऑल रेट लॉ A और क्या है, बल्कि इसने भी यार यही किया है भाई। मैं चाह रहा हूँ आपके एग्जाम्पल जो है ना उसके मुताबिक ही हो जाए। वैल्यूज़ तो खैर उसने कोई भी पुट नहीं की है, अगर वैल्यूज़ K की दी होती तो टेंशन की बात होती, आपको कैलकुलेशन तो कुछ करनी नहीं है। तो ये हमारे पास A के साथ ये 1 आ गया और ये B के साथ भी 1 आ गया। अब सवाल ये पैदा होता है A के साथ ये 1 आया है इस X की जगह पर, इसका और B की जगह, B के ऊपर ये 1 आया है तो इस Y की जगह पर, मतलब X की वैल्यू 1 है और Y की वैल्यू 1 है।
हमें अगर ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है तो मतलब x और y को जमा कर देना है, तो ये 2 आ जाएगा, तो ये सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। ऐसे ही होगा ना, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ये 2 हो जाएगा, x भी 1 है, y भी 1 है। लेकिन ये 1 और 1 पता कैसे चला, ये है मेन चीज़। पहली तो उसने बोली कि रेट लॉ जो है वो बनाइए, रेट लॉ हमने बना दिया, लेकिन ये 1 1 कैसे आ गया, इसके लिए इस डेटा को देखें ज़रा तसल्ली से। ये 3 भी करें, 3 एक्सपेरिमेंट्स किए हैं ना आपने, इसीलिए वो कह रहा है कि ये इनिशियल हैं, एक ही के अंदर आप मज़ीद तब्दीली नहीं कर रहे, बल्कि इसको भी अलग कर रहे हैं, इसको भी अलग कर रहे हैं, इसको भी अलग कर रहे हैं। ये पहला एक्सपेरिमेंट है, नंबर 1। इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन देखें आपने कितना लिया है, इसकी कंसंट्रेशन नाइट्रिक ऑक्साइड की 0.10, ऑक्सीजन की 0.10, और आपको रेट जो है वो ये मिल गया 8 × 10⁻⁻⁴। अब ये दूसरे वाले से और तीसरे वाले से असल में कहानी चलेगी सही मायनों में। अब जो दूसरा एक्सपेरिमेंट किया उसमें आपने नाइट्रिक ऑक्साइड को नहीं छेड़ा, बल्कि आपने ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया है, मतलब डबल कर दिया है ना। ये देखें 0.10 से लेके 0.20 डबल कर दिया है आपने। और ये ऑक्सीजन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको बी को, बी वाई के अंदर वाई, तो बी वाई के अंदर जो आपने पहले क्या लिया है, इसको आपने डबल कर दिया। अब हमें ये देखना है कि इसको अगर हम डबल कर रहे हैं तो रिज़ल्ट हमें कितना मिल रहा है। 2 टाइम्स भी मिल सकता है, 4 टाइम्स भी मिल सकता है, 8 टाइम्स भी मिल सकता है, और 16 टाइम्स भी मिल सकता है। ज़रा ध्यान से देखिएगा कि जब आपने इसकी कंसंट्रेशन को डबल किया है, बी की, वाई की, तो क्या हुआ है, यहाँ पर आपको रिज़ल्ट भी डबल मिला है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑन डबल, 2 टाइम्स ऑन डबल, यानी कि डबल करने पे आपको 2 टाइम्स मिला है। और जब भी 2 टाइम्स आपको मिलता है डबल करने पर, तो क्या हो जाता है, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हो जाता है, बताया था ना। अब यहाँ पर तो इसके पास, इस सिचुएशन में हमारे पास जो है वो y पता लग गया है कि y का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या है, 1 है। अब x का भी ज़रा देखें। अब ये तीसरा एक्सपेरिमेंट जो आपने किया है, इसके अंदर आपने जो A वाला है नाइट्रिक ऑक्साइड, इसकी कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, और ऑक्सीजन जो है Y वाला, इसकी कंसंट्रेशन को आपने नहीं छेड़ा। इस तीसरे एक्सपेरिमेंट में इतनी ही कंसंट्रेशन ली है आपने जो शुरू में थी, देखें, और इसकी कंसंट्रेशन जो है इसको आपने डबल कर दिया, 0.10 से 0.20। अब इसका रिज़ल्ट कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है 16। तो यहाँ पर भी आपको 2 टाइम्स रिज़ल्ट मिल रहा है, यहाँ पर भी आपको 2 टाइम्स रिज़ल्ट मिल रहा है। यहाँ पर जो आपको 2 टाइम्स रिज़ल्ट मिल रहा है वो किसकी वजह से मिल रहा है कि आप जो है इस A की कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं। तो यहाँ पर A जो है हमारे पास, जो X को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी क्या है, 2 टाइम्स ऑन डबल। इससे पहले जो हमने एक्सप्लेनेशन की थी, याद है, उसके अंदर हमने एक चीज़ नोट की थी, कि क्या चीज़ नोट की थी, हमने की थी कि ज़रूरी नहीं है कि डबल करने पर, कंसंट्रेशन डबल करने पर आपको रिज़ल्ट भी 2 टाइम्स मिले। कोई रिएक्टेंट आपको जो है वो रिज़ल्ट 4 टाइम्स दे सकता है डबल करने पर, और कोई रिएक्टेंट आपको जो है वो डबल करने पर रिज़ल्ट 8 टाइम्स भी दे सकता है। समझ आ रही है बात, 16 टाइम्स भी दे सकता है। तो इससे पहले जो हमने एक्सप्लेनेशन देखी उसमें हमने बी को देखा था कि उसने हमें 4 टाइम्स दी थी रिज़ल्ट। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या निकला था, 3, याद है, अभी जो मैंने आपको समझाया था एक्सप्लेनेशन में, जो केस लिया था हमने। लेकिन जो एग्जाम्पल हम कर रहे हैं इसके अंदर हम दोनों में नोट कर रहे हैं, डबल करने पर x को भी और y की कंसंट्रेशन भी डबल करने पर हमें रिज़ल्ट 2 टाइम्स ही मिल रहा है। और जब भी 2 टाइम्स मिलेगा, x की वैल्यू 1 होगी, y की वैल्यू भी 1 होगी, और इनको जब आप जमा करेंगे तो यहाँ मैं लिख दूँ,
यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है भाई। अब यहाँ पर आएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर एक्स, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर x is equal to 1, order of reaction for b is equal to y is equal to y is equal to 1, इसका भी ऑर्डर 1 ही आया। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो ये आपका कौन सा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो 2 है। ये आपका सेकंड ऑर्डर है रिएक्शन का, ठीक है भाई। तो ये वीडियो तमाम हो गई, पार्ट 3 भी हो गया, एग्जाम्पल भी हो गई। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है एलिमेंट्री एंड ओवरऑल रेट कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट। हाँ, आप ज़रा ये भी देख लीजिएगा कि अब हम अगला जो टॉपिक है एलिमेंट्री एंड ओवरऑल रेट कांस्टेंट, जो रेट कांस्टेंट एक के, क्या उसके साथ भी ये मसला है? बिल्कुल उसके साथ भी ये मसला है। और रेट कांस्टेंट जो है या ओवरऑल रेट कांस्टेंट जो है और उसके यूनिट्स जो हैं वो हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।